हेलो फ्रेंड्स, मैं सुकुमार त्यागी सक्सेस पॉइंट पर आज लेके आए हैं पर्यावरण और जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें वन के और कृषि के बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर एवं लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है प्राथमिक उत्पादक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है जो जीव अपने भोजन के लिए केवल प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर होते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहा जाता है। मतलब क्वेश्चन बन सकता है आपका कि शाकाहारी जीव कौन से होते हैं। तो शाकाहारी जीव कौन से होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता मतलब प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, शाकाहारी कहा जाता है। जैसे चूहा है, खरगोश है, गाय है, हिरण है, बकरी है, जो क्या होते हैं सब निर्भर रहते हैं उत्पादकों पर। इन्हें द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है। चूहा, खरगोश, हिरण क्या बोलते हैं, इनको द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है। अगले पॉइंट में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा ये। वे जीव जो अपना भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, मतलब वे जीव जो भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर, जो प्राथमिक उपभोक्ता जैसे चूहा है, खरगोश है, गाय है, हिरण है, इन पर निर्भर कहते हैं उन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं या मांसाहारी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको, मांसाहारी कहा जाता है। अगला पॉइंट पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं, मतलब वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन अपना बनाते हैं उन्हें तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। कुछ समझ सकता है कि तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन सा होता है। तो जो द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर होता है उन्हें हम तृतीयक श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जी हम, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे जीव जो सभी श्रेणियों के मांसाहारियों का शिकार करते हैं उच्च स्तरीय उपभोक्ता कहलाते हैं। मतलब ऐसे जीव जो सभी श्रेणी के, जितनी भी श्रेणी के मांसाहारी जीव होते हैं उनका शिकार करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उच्च स्तरीय उपभोक्ता कहलाते हैं। इनकी विशेषता ये होती है कि यह अन्य जीव इन्हें मारकर, मतलब ऐसे जीव जो सभी श्रेणियों के मांसाहारियों से करते हैं उन्हें उच्च स्तरीय उपभोक्ता कहते हैं। अब इनकी विशेषता क्या होती है, कैसे पहचानोगे। क्या होता है, इन जीवों को अन्य जीव मार कर नहीं खा सकते। शेर, शेर को कोई मार सकता है, नहीं मार सकता है। अगले क्वेश्चन करते हैं, ऐसे जीव जो भोजन के रूप में पादपों तथा शाकाहारियों पर निर्भर होते हैं इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आरो क्वेश्चन क्या दिया है, दक्षिण आरो क्वेश्चन क्या दिया है, दक्षिण पश्चिम रूस के, मतलब दक्षिण पश्चिम में जो रूस के घास के मैदान है उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेप सी। क्वेश्चन बन सकता है कि दक्षिण पश्चिम में जो रूस के घास के मैदान है उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो दक्षिण पश्चिम में जो रूस के घास के मैदान है उनको हम स्टेप सी कह देते हैं। अगला पॉइंट पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दक्षिण अफ्रीका की, मतलब दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान है उसे क्या बोलते हैं, बेल्ट कहा जाता है। मतलब दक्षिण अफ्रीका के घास को मैदान को क्या बोलते हैं, बेल्ट। अगला पॉइंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो तुम्हारी चाहे सी टेट का पेपर हो चाहे एमपी टेट का हो, सब में आएगा। बात करते हैं क्वेश्चन पे कि ब्राजील के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील के घास के मैदानों को हम कैंपोस कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की घास के मैदान। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेरी कहाँ है, तो प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। या ऐसे पूछ सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं, तो प्रेरी कहा जाता है। क्या कुछ भी पूछ सकते हैं, आ सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका के जो घास के मैदान होते हैं उन्हें हम पंपास कहते हैं। पूछ सकते हैं ये पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, अपने दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की घास के मैदानों को हम डाउन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, डाउन्स। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है, तो डाउन्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं। न्यूजीलैंड के में जो घास के मैदान होते हैं उसे बोलते हैं कैटरबरी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कैटरबरी घास का मैदान है कहाँ पाया जाता है, तो न्यूजीलैंड पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला पॉइंट चलता है, पौधे। पौधे क्या करते हैं, पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के द्वारा जल व ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बदलते हैं। सूर्य के प्रकाश की को रास सूर्य के प्रकाश द्वारा जल करते हैं। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में संचित रूप से
अन्य जीवों के लिए भोजन उत्पादन करने के गुण को हरे पौधे प्राथमिक हो जाते हैं। मतलब जो पौधे होते हैं वो क्या कहते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के द्वारा जल एवं ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बदल देते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, जो भोजन को ऊर्जा देता है। क्वेश्चन बन सकता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से। किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब्सॉर्ब करते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो जीव अपने भरण पोषण के लिए प्राथमिक रहते हैं उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। अगले क्वेश्चन मिलते हैं, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विषुवतीय प्रदेशों, जो विषुवतीय प्रदेश होते हैं, प्रदेशों से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता में कमी आती है। मतलब हम जब विषुवतीय प्रदेशों ध्रुवों की ओर जाएंगे, सेंटर की ओर ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो वहाँ क्या होती है, जैव विविधता कमी आती है। अगला क्वेश्चन देखो, ऊंचाइयों की अपेक्षा घाटियों में जैव विविधता अधिक होती है। जो ऊंचाई हम जब जाएंगे तो ऊंचाइयों पर बढ़ते हैं, घाटियों में क्या होती है, अधिक होती है। ताप अधिक होने पर जैव विविधता अधिक होती है। ताप अधिक होने पर क्या होती है, जैव विविधता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन लो, क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को हम हेलोफाइट कहते हैं। क्षारीय माने जो मृदा में नमक हो, क्षारीय हो, उसे क्या बोलते हैं, हेलोफाइट। या क्वेश्चन हो सकता है कि हेलोफाइट कहाँ उगते हैं, तो क्षारीय मृदा में उगते हैं। आगे क्वेश्चन क्या होता है, लाल रंग प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त है। क्वेश्चन उपयोग आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त रंग कौन सा होता है, तो लाल रंग। या लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, लाइकेन सबसे छोटी वनस्पतियों का समूह है जो कवक शैवालों द्वारा निर्मित होता है। लाइकेन क्या होता है, जो कवक और शैवाल द्वारा निर्मित होता है। आगे क्वेश्चन करते हैं, दक्षिण पश्चिमी रूस के घास के मैदानों को हम स्टेप से कहते हैं। मतलब दक्षिण पश्चिम में जो रूस के घास के मैदान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्टेप सी। पूछ सकते हैं कि स्टेप सी क्या कहाँ पे आता है, तो दक्षिण पश्चिम या रूस के घास के मैदान में। आगे बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका की घास के मैदानों को बेल्ट कहा जाता है। जो दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान उसे क्या बोलते हैं, बेल्ट कहते हैं। आगे हो सकते हैं, ब्राजील की घास के मैदानों को हम कैंपोस कहते हैं। जो ब्राजील में घास के मैदान है उन्हें क्या बोलते हैं, कैंपोस बोलते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका की घास के मैदानों को हम प्रेरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेरी कहते हैं। हम अगले क्वेश्चन बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ होता है, तो भारत में लाल मिट्टी का विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन आता है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं। ऐसी कौन सी मिट्टी है जहाँ में लोहा और एल्यूमिनियम के कण, इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं जा सकता है, जो होता है लेटेराइट मिट्टी में एल्यूमिनियम और लोहे की कण पाई जाती हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकती है कि लेटेराइट मिट्टी में क्या पाया जाता है, तो लोहा और एल्यूमिनियम के कण। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि धान की खेती करने के लिए हम कौन सी मिट्टी को उपयोग करते हैं, तो दोमट मिट्टी को। आगे हो सकते हैं, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन को वन रोपण के द्वारा। मृदा अपरदन क्या होता है, जब मिट्टियों को कटाव हो जाता है, जब मिट्टियों को कटाव क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन। जब हम कैसे रोकते हैं, तो वन 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 रोप के। वन क्या करता है, वन में जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेती हैं। आगे से जाते हैं कि रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में जाती है। रेगुड़ कहें हम काली, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है, तो अम्लीय मिट्टी में। अम्लीय मिट्टी क्या होती है, इसमें जिप्सम का प्रयोग करके बनाया जाता है। आगे आता है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिकता होती है। कौन सी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो हम कहें अपनी काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिकता होती है। आगे कहें, भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवड़ी आदता पाई जाती है। मतलब अंतर्देशीय लवड़ लवड़ वाली मिट्टी कहाँ आती है, तो वो तुम्हारी होती है राजस्थान में। अब लाल मिट्टी में लाल रंग किसके कारण होता है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल जो मिट्टी होती है इसमें लाल रंग क्या होता है, तो लाल मिट्टी में लाल रंग का कारण क्या होता है, लोहे के ऑक्साइड। जो लाल मिट्टी होती है उसमें लोहे के ऑक्साइड होते हैं, इसके कारण उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। अलग क्वेश्चन आता है, किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाई जाती है। ऐसी क्वेश्चन कौन सी मिट्टी होती है जिसमें आयरन और सिलिका होती है, तो लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका सबसे अधिक पाई जाती है। आगे क्वेश्चन आता है कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो चाय की खेती की हमने लेटराइट मिट्टी होती है। अपने यहाँ चाय सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो अपने यहाँ चाय जाएंगे तो असम में होती है सबसे ज्यादा। भारत के समस्त स्थल भाग में कितने परसेंट भाग में जलोढ़ मिट्टी है, तो भारत के समस्त हम कहें तो टोटल भाग में 24% क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, जो नदियों के द्वारा भाकर लाई हुई मिट्टी होती है, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं,
लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रभाव से काली मिट्टी का प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस मिट्टी का निर्माण, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने की संभावना इसकी, तो किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ के विखंडन से हुआ है? तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है। आगे क्वेश्चन होता है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या होती है? इसमें पानी धारण करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए कम भी सतह होती है तो भी इसमें उपजाऊ होती है। आगे क्वेश्चन चलते हैं, किस देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? किसी देश में जो कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? उस देश की मिट्टी। जिस देश की मिट्टी अच्छी होगी वहां पर क्या होगी? फसलें अच्छी होगी। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़। सबसे ज्यादा भारत में कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नमीन जलोढ़, अब जो होती है जलोढ़ क्या होती है? 2 प्रकार की, बागर और खादर। तो क्वेश्चन आएगा, नमीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाती है? तो खादर को। नमीन माने नई जो जलोढ़ मिट्टी उसे क्या बोलते हैं अपन? खादर मिट्टी को। किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। जो पोटास होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है? जलोढ़ मिट्टी में। आगे क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को कौन सा बोलते हैं हम? रेगुर मिट्टी बोलते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो कपास की फसल के लिए। जो काली मिट्टी होती है उसमें कौन सी फसल होती है? कपास की फसल। अगले क्वेश्चन चलते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देश में कुआं और नलकूप से कितनी प्रतिशत सिंचाई होती है? तो 55.9%। देश में कुआं और नलकूप से कितनी प्रतिशत सिंचाई होती है? तो 55.9%। अगले क्वेश्चन है, सबसे अधिक नलकूप व पंप सेट कहाँ पे आते हैं? तो तमिलनाडु में। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा नलकूप होती है तमिलनाडु में। दूसरे स्थान पर कहाँ है? महाराष्ट्र में। सिर्फ नलकूपों की सबसे अधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश होता है। तालाब से सिंचाई की दृष्टि से प्रथम राज्य तमिलनाडु होता है। तालाब अब से सिंचाई की दृष्टि से प्रथम राज्य है तमिलनाडु। आगे क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नहरों द्वारा देश में कुल संचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। नहरों द्वारा जो कुल संचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। देश में कौन सा राज्य है जहाँ सिंचाई के लिए सभी साधनों का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा होता है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ सभी साधनों का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन बात करेंगे हम, कृषि के लिए उपयुक्त तो सबसे संचित भूमि किसकी है? पंजाब की। जो कृषि में भूमि सबसे ज्यादा संचित कौन सी है? पंजाब में। पंजाब में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। अब काली काली मिर्च कहाँ होती है? केरल, कर्नाटक और पनाज। हल्दी कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र में। काजू का होता है? केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई उपलब्ध है? मतलब भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? तो 33%। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र कितना है? 63 वर्तमान में भारत में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है? कुआं और नलकूपों से। देश में नहरों के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई होती है? तो 31%। 31% भाग पर क्या होती है? नहरों से क्या होती है? सिंचाई होती है। आगे क्वेश्चन चलेंगे हम, कॉफी के उत्पादन के लिए भारत की कौन सी जगह प्रसिद्ध है? हम कहें कुर्ग या नीलगिरी की पहाड़ी। जिस कॉफी क्या होता है सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कुर्ग, जो भी नीलगिरी पहाड़ियां है ना, वहाँ सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन होता है। यही सबसे अच्छी जगह है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द्वारा, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जी नागपुर में है। जी कहाँ पर है? नागपुर में। सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सबसे अधिक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे अधिक तंबाकू कहाँ होती है? तो आंध्र प्रदेश में। और तंबाकू का जो जन्म स्थान कहाँ है? वो चीन पर है। विश्व में किसके उत्पादन भारत का पहला स्थान है? विश्व में किसके उत्पादन में भारत का स्थान पहला है? तो आम में भी भारत का पहला स्थान है। चीकू में भी है। खट्टा नींबू, केला, नारियल, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, इन सब में भारत का पहला स्थान। चाहे आम आ जाए, चाहे चीकू पूछ लें, चाहे खट्टा नींबू पूछ लें, चाहे केला पूछें, चाहे नारियल पूछें, चाहे काली मिर्च पूछें, चाहे अदरक पूछें, हल्दी पूछें, इन सब में भारत का विश्व में पहला स्थान है। उत्पादन में सबसे पहला स्थान है। आगे स्थान में आता है सब्जियों फलों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा। और पहला स्थान किसका है? चीन का। विश्व में चावल के उत्पादन में चीन का किस देश का स्थान है? विश्व में सबसे ज्यादा चावल का होता है चीन में। दूसरे नंबर कौन सा होता है अपने यहाँ? भारत में। पूछ सकते हैं विश्व में सबसे अधिक चावल का होता है? चीन में। और दूसरे नंबर में भारत में। अगले पॉइंट चलते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कहाँ हुई थी?
जो तिलहन प्रौद्योगिकी, तिलहन क्या होती है, यहाँ तिलों जो तो सरसों होता है, ये तिलहन में आती है फसलें। तो ये प्रौद्योगिकी मिशन में हुआ था 1986 में। आगे होता है भारत में यूरिया के मामले में कितना, भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है। तो भारत यूरिया के मामले में 100% अपने यहाँ जो यूरिया का नंबर होता है वो 100% होता है। किस उर्वरक का भारत पूरी तरह आयात करता है, तो पोटेशियम का भारत पूरी तरह आयात करता है। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केसर का एकमात्र जो उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर। सबसे ज्यादा केसर जो भारत में सबसे ज्यादा जो केसर होती है जो एकमात्र राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर। आगे कुछ सवाल करते हैं कि भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ पाया जाता है, तो रेशम होता है कर्नाटक में। प्राकृतिक रबड़ में भारत कौन सा स्थान है, केरल। जो प्राकृतिक रबड़ क्या होता है वो भारत में सबसे ज्यादा मिलती है केरल में। और भारत का रबड़ के उत्पादन में विश्व में कौन सा है, चौथा स्थान। अगर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नासिक किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नासिक में क्या होता है, अंगूर खेती होती है, जो क्या होती है, अंगूर खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब झूम खेती क्या होती है, इसे जंगल की काटकर भूमि साफ की जाती है। झूम खेती को बोलते हैं, झूम खेती क्या होती है, तो इसमें जंगल की भूमि को साफ की जाती है, इसके बाद भूमि पर खेती जाती है, कुछ दिनों बाद भूमि की उर्वरकता साफ हो जाती है, जाने के बाद भूमि छोड़ दी जाती है। इस तरह खेती पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है। झूम खेती को मलेशिया में लडांग, फिलीपींस में चौगान, और मैक्सिको में मिल्पा, और श्रीलंका में चेन्ना, बेंजुअल में कोरल। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। झूम खेती क्या होती है, जंगलों को काटकर जो हमारी खेती की जाती है उसे क्या बोलते हैं, झूम खेती जी। अब इसके अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम, जैसे झूम खेती मलेशिया में क्या उसको बोलते हैं, लाडांग बोलते हैं। झूम खेती के दूसरा नाम मलेशिया में लाडांग है। फिलीपींस में कौन सा बोलते हैं, चौगान है। मैक्सिमो का बोलते हैं मिल्पा है। श्रीलंका में क्या बोलते हैं, चेन्ना है। बेंजुलियम का है, कौन का कहते हैं जी। को तो आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देश में कुल कृषि योग कितने परसेंट गेहूं खेती जाती है, तो 15%। जो देश में कुल खेती होती है उसमें कृषि होती है 15%। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ता है, चावल और गेहूं पर। तो हरित क्रांति क्या थी जी, सबसे ज्यादा किस पर प्रभाव होता है, चावल और गेहूं पर। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कुछ आ सकता है कि भारत में हरित क्रांति के लाने का श्रेय किसको जाता है, तो एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1967 और 68 को। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पूछ सकते हैं कि रबी की फसलें कौन सी होती हैं, तो रबी की फसलें होती हैं जो अक्टूबर और नवंबर में बो जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, उन्हें हम रबी की फसलें कह सकते हैं। रबी माने जब सूरज उगता हो, रबी फसलें जब सूरज, रबी क्या होता है, सूरज, तो सूरज कब उगता है, तो मार्च अप्रैल में सूरज सबसे तेज होता है। तो पूछ सकते हैं कि रबी अक्टूबर नवंबर में तो बो जाती हैं और मार्च अप्रैल, अभी जिस टाइम का चल रहा है मार्च अप्रैल में काट जाती है। जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, ये क्या होती है अपनी रबी की फसलें। अब बात करते हैं खरीफ की फसलें, तो खरीफ क्या होती है, जून जुलाई में बो जाती हैं। अब जो बोई जाएंगी जून जुलाई में, नवंबर दिसंबर में काट जाती हैं। जैसे धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या होती है, खरीफ फसलें होती हैं जी। क्या होती है, जून जुलाई में ये सब अपने अभी जून जुलाई में बो दी है अपने, फिर नवंबर दिसंबर में फुका लिए। धान होती है, गन्ना की खेती है, तिलहन है, कपास है, मक्का है, तिल, ज्वार, बाजरा, सब क्या होती है अपनी खरीफ की फसलें होती हैं। रबी माने सूर्य, जब सूर्य तेज पड़ता हो, सूर्य की रोशनी पर तेज पड़ती हो, जब कटती हो फसलें, वो कौन से होंगे, रबी की। तो रबी अपनी जैसे तुम्हारे गेहूँ, चना जो होते हैं। अल है जायद, तो जायद क्या होता है, ये जायद की फसल होती है मई जून में हो जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। जैसे राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, सब क्या होती है तुम्हारी जायद फसलें, जायद की फसलें। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मित्रों इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।